नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास लेके आ चुका हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सामान्य हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके लिए सहायक सिद्ध होंगी। यूके ट्रिपल के एग्जाम हो, चाहे यूके पीएससी का एग्जाम हो, या फिर कोई अन्य एग्जाम हो आपका जिसमें सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए सहायक सिद्ध रहेगी आज की ये क्लास। तो आप सभी लोग इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा निकट भविष्य में कोई भी इंपॉर्टेंट क्लास बनाई जाती है या फिर इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग कोई क्लास बनाई जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं हम आपके आज की क्वेश्चन की ओर। देखिए, जो आज का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है 41वें नंबर से स्टार्ट होने वाला है। बाकी के 40 क्वेश्चन हम 2 पार्टों में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वे क्लास नहीं देखी है, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वे 2 क्लास भी देख सकते हैं। सबसे पहला आज का पहला क्वेश्चन है कि संग्राम में उपसर्ग बताइए। ये जो संग्राम शब्द है उसमें कौन सा उपसर्ग है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने ये हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सम। ठीक है, सम इसमें उपसर्ग है। देखिए, उपसर्ग मैंने आपको पहले ही बताया था कि उपसर्ग जो शब्द होते हैं, किसी भी शब्द के जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होता है। प्रत्यय जो है आपके शब्द के पीछे लगते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, अधिसूचना प्रकाशित होती है। ये आपको बताना है कि अधिसूचना कब किसमें प्रकाशित होती है। सरकारी गजट में होती है, सरकारी पत्रिका में होती है, किसी भी पत्रिका में होती है, या फिर सामान्य पत्र के रूप में होती है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है, सरकारी गजट में आपकी जो अधिसूचना है उसको प्रकाशित किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार पूछ लिया जाता है कि अधिसूचना किस में प्रकाशित होती है। तो अधिसूचना सरकारी गजट में प्रकाशित होती है। कुछ इसके बारे में जो की पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप सभी लोग इसके बारे में भी पता रहे। देखिए, जो अधिसूचना है उसका प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति आदि के लिए जो सूचना प्रेषित की जाती है उसको राजपत्र गजट में प्रकाशित करने के में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, अधिसूचना का जो प्रयोग होता है सरकारी स्तर पर, ठीक है, सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी कोई नियम हो, या फिर कोई आदेश हो, कोई अधिकार से संबंधित कुछ सूचना हो, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति हो, या उसका पदोन्नति हो, या फिर उसका स्थानांतरण संबंधी सूचना, ये सरकारी आपका गजट में प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे, आपको बताना है। देखिए, सबसे ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से आपको बताना है कि सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे। देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इससे संबंधित कुछ की पॉइंट भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, और इन की पॉइंट को भी आप सभी लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सरस्वती जो पत्रिका है इसका जो संपादन किया जाता था वो किया जाता था इंडियन प्रेस प्रयाग के द्वारा, इसका संपादन किया जाता था 1900 में। इसके जो प्रथम संपादक थे, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रथम संपादक का नाम क्या था सरस्वती पत्रिका के। तो इनके प्रथम जो संपादक थे वो थे आपके चिंतामणि घोष। लेकिन 1930 में इसका कार्यभार किसने संभाला, आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ पे ऑप्शन में महावीर प्रसाद द्विवेदी है, तो इसका राइट आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। इंडिया प्रेस प्रयाग के द्वारा 1900 में इसका संपादन किया गया था। सबसे पहले संपादक चिंतामणि घोष, दूसरे संपादक आपके 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निर्गुण उपन्यास के कवि का नाम बताइए। जो निर्गुण उपन्यास है उसके कवि कौन थे, सूरदास, केशवदास, कबीरदास, या फिर तुलसीदास। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कबीरदास। निर्गुण उपन्यास के जो कवि थे वो थे आपके कबीरदास। इनके कबीरदास जी के बारे में कुछ और भी की पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, कबीरदास जी का अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1398 में सन 1398 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा था। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या फिर यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट कह सकते हैं आप सभी लोग इसको। कई बार पूछ लिया जाता है कि कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था, डिटेक्टर, सॉरी, ठीक है, डिटेक्टर किसने कहा था, ये कहा था आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगर इनके गुरु की बात करें तो इनके जो गुरु थे, कबीरदास जी के गुरु थे, वो थे आपके रामानंद, गुरु रामानंद इनके गुरु थे कबीरदास जी के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रिजु शब्द का विलोम बताना है आपका। रिजु शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है आपका वक्र, तक्र, सीधा, या फिर विरल। इसका राइट आंसर रहेगा वक्र। रिजु का अर्थ क्या होता है, सीधा। सीधा का विलोम होगा गोल, यानी कि वक्र।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वजाति शब्द का विलोम क्या है? स्वजाति शब्द का विलोम अजाति, कुजाति, सुजाति या फिर विजाति। आपका इसका सही आंसर है विजाति। स्वजाति शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो विजाति होता है। जिनको नहीं पता वो लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नदी के पर्यायवाची शब्द नहीं है, अगला ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, आपको इन 4 ऑप्शनों में से वो ऑप्शन बताना है जो कि नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सिंधुगामिनी, शैलजा, पन्नग या फिर तटनी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पन्नग। नदी का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो है आपका पन्नग। देखिए नदी के कुछ और भी पर्यायवाची शब्द हैं, इनको एक बार देख लेते हैं ताकि अगर ये शब्द आए तो आप इनको भी कंफ्यूज ना करें। देखिए सरिता, वाहिनी, तटनी, निर्झरणी, अपर्णा और तरंगड़ी, ये सभी आपकी नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? शशांक का देखिए सूर्य है, किरण है, चंद्रमा है या फिर बादल। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका चंद्रमा। चंद्रमा शशांक का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तैली का बेल होना। तैली का बैल होने का क्या अर्थ है आपको बताना है। बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने में बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना या फिर निर्धन होना। ये 4 ऑप्शन थे आपके। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पे बुरी तरह काम में लगे रहने को क्या कहा जाता है? आपका तैली का बेल होना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीर मारने का अर्थ बताना था कि तीर मारने का अर्थ क्या होता है? युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना या फिर धन कमाना। इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका बड़ा काम। बड़े काम करने को क्या कहा जाता है? तीर मारना। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें कौन सा शब्द तत्सम है? काफी बार आयोग पूछता है कि तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द कौन से हैं। तो इसमें देखिए कौन सा शब्द आपका तत्सम है ये आपको बताना था। इसमें 4 ऑप्शन है। तत्सम क्या होते हैं? देखिए जो संस्कृत के वर्ड होते हैं, जनरल आइडिया अगर आप शॉर्ट में आप सीखना चाहें तो तत्सम शब्द जो संस्कृत के वर्ड हैं उनको तत्सम कहते हैं। संस्कृत से रूपांतरित होकर हिंदी में आए हुए वर्ड को आपका तद्भव शब्द कहते हैं। तो इसमें देखिए जो तत्सम शब्द है वो आपका शुश्रूषा, आपका इसमें तत्सम शब्द है। बाकी सुन्नर है आपका, अपजस है आपका, अच्छा है, ये आपका तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, टकसाल का तत्सम रूप क्या होगा? टकसाल, इसको तत्सम यानी कि संस्कृत वर्ड क्या रहता है इसका टकसाल का? टंकसाला, टकसाल, टकसाल या फिर टकसाला। इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा आपका टकसाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए अभी तक हम 10 क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हैं अगर उसमें कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। बाकी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि शेयर जरूर कर दीजिएगा आज की इस क्लास को। और अभी भी जितने लोग देख रहे हैं अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास किस तरीके की रही है, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। साथ ही में ये जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण है या नहीं है। देखिए जैसे जैसे आपके ये प्रैक्टिस सेटों की संख्या बढ़ती जाएगी, हिंदी सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेटों की संख्या बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से आप सभी लोगों की जो क्वेश्चनों का लेवल है वो भी बढ़ता जाएगा। तो आप सभी लोग इस बात की चिंता ना करें कि आपके अभी बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप जैसे ही आपके आगे सेट बढ़ेंगे उसी तरीके आपका ये जो क्वेश्चनों का लेवल है वो भी आपका बढ़ता दिखेगा आपको। आपका देखिए गाय कौन सी संधि है? गाय में कौन सी संधि आपको बताना है। ये आपकी व्यक्तिवाचक गाय में कौन सी संज्ञा है? ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है। देखिए इसका यहाँ पे संधि नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा आपका संज्ञा। संज्ञा पूछा है कि गाय में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यमानवाचक संज्ञा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गाय में आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए ये जो संज्ञाएं हैं मैंने बहुत अच्छे से बताई हैं, लेकिन फिर भी इसमें देख लेते हैं। देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है आपका 5 भेद ये आपके होते हैं। सबसे पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा। देखिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है यह है कि यह किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है, जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना या फिर राम। अगला है आपका देखिए जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? यह किसी वस्तु या फिर प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराता है। ये किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करता है जातिवाचक संज्ञा, ये पूरी जाति का यानी कि पूरी वस्तु जगत का बोध कराता है। जैसे कि घोड़ा किसी एक घोड़े को इंगित नहीं कर रहा है, वैसी धोबी किसी एक धोबी को इंगित नहीं कर रहा, वकील, गेहूं। तो ये आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। भाववाचक संज्ञा की बात करें तो देखिए यह व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है। मित्रता, कड़ाई, कड़वापन, ये भाव है, जहां से भाव
का बोध, जो भी शब्द भाव का बोध व्यक्त करे तो वो आपका भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो यह किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, इसमें जैसे घी हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, इन सभी में आ जाएगा। समूहवाचक में क्या होता है कि यहाँ पदार्थों के समूह का बोध कराता है। यह जो शब्द हैं ये किसी पदार्थों के या फिर किसी चीज के समूह का बोध कराता है। जैसे झुंड है आपका, सेना है, सभा होगी, दल हो गया, ये सभी क्या है आपका समूहवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्यय होता है, शब्दांश होता है, वाक्यांश होता है, पदांश होता है, फिर पद्यांश होता है। आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कि प्रत्यय क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ये एक शब्दांश होता है, शब्द का ही एक अंश होता है प्रत्यय। प्रत्यय मैंने बोला कि शब्द के पीछे लगता है, मैंने पहले ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? फ्रेंच हैं आपके, फ्रांसीसी भाषा के शब्द हैं, या फिर पुर्तगाली के भाषा शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, या फिर जापानी भाषा का शब्द है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका पुर्तगाली। पुर्तगाली भाषा का शब्द है आपका आल्पिन और गमला। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का लक्ष्य, हेतु, नियोजन या फिर उद्देश्य, आपको वो शब्द बताना है जो कि आपका प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नियोजन। नियोजन आपका प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें से चार शब्द दिए गए हैं, इसमें से तीन शब्द तो इस प्रकार हैं कि जो आपके सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन एक शब्द इस ऐसा है जो कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कमला। कमला जो है आपका सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए हिंदी की आदि जननी क्या है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने यह है, अपभ्रंश, संस्कृत, प्राकृत या फिर पाली। तो देखिए हिंदी की आदि जननी जो है आपकी संस्कृत भाषा है, ये आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको देखिए, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो देखिए विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक या निर्नुनासिक। देखिए अगर आपने रक्षक का एग्जाम दिया था, अगर आपने रक्षक का एग्जाम नहीं दिया है तो उसकी भी मैंने क्लास बना दी है, और उसमें भी मैंने पूरा जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको सॉल्व करके बताया गया है मेरे द्वारा। अगर जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो वो क्लास का भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा, तो आप चाहें तो उस आई बटन पर क्लिक करके परसों जो आपका उत्तराखंड के लोक सेवा आयोग के द्वारा रक्षक का एग्जाम कराया गया है, आप उस एग्जाम पेपर को सॉल्व वीडियो जो हमारे द्वारा बनाई गई है उसको आप देख सकते हैं। उसमें भी अनुनासिक से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो लोग हिंदी को हमारी क्लास को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो उन सभी लोगों का वो क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। इसका जो राइट आंसर है, देखिए मुंह से बोले जाने वाले स्वरों की, स्वर वर्णों की बात की थी। जो मुंह से बोले जाते हैं उन्हें निरनुनासिक कहते हैं। जिसमें मुंह और नाक दोनों का प्रयोग होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए महान का विपरीतार्थक शब्द का क्या होगा? यानी कि महान का विलोम शब्द की बात कहा जा रही है। महान का तुच्छ, सज्जन, वीर या फिर धीर। चार ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने थे, तो आपको बताना था कि महान का विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या है। महान का जो विपरीत आता जो शब्द है वो होता है आपका तुच्छ। राइट आंसर ए आपका इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी भी कई बार पूछी जाती है और इसमें आपको बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। त्योहार, इसमें त्योहार को चार प्रकार से लिखा गया है, आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसका आंसर जो आंसर राइट है। जिनको ऑप्शन आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका त्योहार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अंतस्थ व ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं ये आपको बताना है। देखिए अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन को आपको बताना था, तो इसके जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 8, क्योंकि अंतस्थ भी पूछा है और ऊष्म भी पूछा है। इसको मैं थोड़ा सा और आपको डिटेल से बता देता हूँ ताकि आप सभी लोग इसको कभी ना भूलें। देखिए अगर अंतस्थ व्यंजनों की बात करें या फिर अंतस्थ वर्णों की बात करें तो ये होते हैं आपके 4, य, र, ल, व, ये 4 आपके अंतस्थ वर्ण होते हैं। और ऊष्म व्यंजन की बात करें तो स, श, स, ह, ये आपके 4 ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगर दोनों को पूछा था आपका तो 4 तो आपके अंतस्थ हो गए, धन 4 आपके ऊष्म व्यंजन हो गए। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे आपके 8, तो 8 आपके ऊष्म और अंतस्थों की संख्या हो जाएगी। राइट ऑप्शन आपका 8 हो जाएगा।
देखिए आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमारे द्वारा 20 क्वेश्चनों को डिस्कस किया गया था। तो इन 20 क्वेश्चनों में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है स्टडी विद एम चैनल को तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।